आप सभी लोगों का एडवांसेस इन साइकोलॉजी के इस सीरीज ऑफ वेबिनार में मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार लखनऊ से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसी तरह हरदम जुड़ते रहेंगे और हमारे इस विजन को कि अपडेट इन साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी का एरिया है जो हम लोग अब छोड़ के जाने वाले हैं, नए लोग आए और इसको जो है नए रंग से अपना उसको जो है प्रोत्साहित करें। आज का वेबिनार डॉक्टर गणेश कुमार तिवारी जी का था, मगर उनके गले में थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से उन्होंने डॉक्टर ने उनसे बोलने को मना किया। इस वजह से उन्होंने हमने कहा कि आप नेक्स्ट डेट हमको दे दीजिए कोई। तो उसके बाद मैंने आशीष जी से रिक्वेस्ट किया कि भाई, इन्होंने सहर्ष जो है हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज की नई जनरेशन जो है वो पुराने लोगों को उतना ही आदर और सम्मान देती है जो हम लोग के जमाने में हम लोग अपने टीचर्स को देते थे। आशीष जी का बहुत बहुत अनुग्रह है, उनका धन्यवाद है कि आशीष जी के बारे में एक तो इनका बहुत बड़ा संपर्क है साइकोलॉजिस्ट के एरिया में, और इन्होंने जो है अपना गाइडेंस ऑन काउंसलिंग को अपना एक कैरियर बना रखा है, जो कि इस समय हमारे सोशल जो स्टिग्मा है, सोशल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें 80% प्रॉब्लम जो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और बाकी फिजिकल हेल्थ है। आज मैं एक आर्टिकल देख रहा था, किसी डॉक्टर का था, तो उसने ये कहा कि जितनी भी समस्याएं हैं उसमें अधिकतर समस्या जो है वो मेंटल होती हैं। आदमी यहाँ तक कि फिजिकल प्रॉब्लम भी लेके जो आते हैं वो लोग भी मेंटली होते हैं। मुझे भी पहचानना पड़ता है कि कौन हमारा रियल पेशेंट है और कौन जो है आर्टिफिशियल पेशेंट है। एज ए क्लिनिशियन हमें तो भाई सबको ट्रीट करना है, मगर हम तुरंत समझ जाते हैं कि कैसे है। जैसे उन्होंने एक नया नया फार्मूला बताया है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है नीचे और ऊपर दोनों मिला करके 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसे ही आते हैं, साहब मेरा तो ऊपर का बहुत बढ़ गया, मेरा नीचे का बढ़ गया। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। मगर उन्होंने मेंटल हेल्थ को बहुत कहा, अगर आपकी मेंटल हेल्थ या सराउंडिंग्स सही है या आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है मेडिकल हेल्थ ज्यादा लेने की। तो आशीष जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, और मैं भी 14 साल कानपुर में था। दुर्भाग्य रहा कि जब मैंने छोड़ा तब आशीष जी वहां पे नहीं, इनका हमारा सहयोग अच्छा रहता। और इन्होंने जो ये वॉइस विजन के नाम से जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और इसमें इन्होंने गाइडेंस काउंसलिंग, सबसे बड़ी अप्रोच ये मैंने देखी इनकी कि इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी लेके चले हैं। जैसे योगा है, मेडिटेशन है और मेंटल हेल्थ है, ये तीनों को मिक्सचर करके साइकोलॉजी को एड करना। जैसे अभी हमने एक फॉरेन साइंटिस्ट से उससे मेरा डिस्कशन हो रहा था कॉन्शसनेस पे, तो अभी अभी उनका जवाब आया, मैं पढ़ ही रहा था तब तक हमने कहा 5 बज गया। तो वो मैंने एक अभी अपना आर्टिकल लिखा है कि साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी, इन सब को मिला के ही कॉन्शसनेस। तो वो पेपर अभी पब्लिश हुआ है हमारा। तो कॉन्शसनेस को अगर हम ट्रीट करें, जैसे कि साइकोलॉजी की डिफिनीशन बदल गई है अब तो माइंड और बिहेवियर एक साथ हो गया। पहले बिहेवियर था वाटसन की थ्योरी के हिसाब से। तो हम ये समझते हैं कि हमारे आशीष जी जो ये प्रयत्न कर रहे हैं नई डिफिनीशन को एस्टेब्लिश करने में, ये इनका बहुत सहयोग है और बड़ा प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। तो आशीष जी, अब ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूंगा। अब आप जो है अपना व्याख्यान जो है शुरू करें। थैंक यू आशीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि सर ने बोला कि मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे एक कनेक्शन है। मेंटल हेल्थ के बिना फिजिकल हेल्थ बेकार है और फिजिकल हेल्थ के बिना मेंटल हेल्थ बेकार है। तो अब जो ये इंटरकनेक्शन की जो हम बात करते हैं, जबकि हमारा ये इंटरकनेक्शन कैसे बन रहा है और हम कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि आज के सिनारियो में अगर देखा जाए
तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए ही डाइट होती है। फिजिकल हेल्थ में क्या है कि फिजिकल हेल्थ में जो हम डाइट ले रहे हैं वो तो हम खाने के फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ में हम डाइट क्या ले रहे हैं? मेंटल हेल्थ में हमारी डाइट होती है हमारा थॉट प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न। और ये जो थॉट प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न जो हम या जो हमारी परसीव्ड रियलिटी है, या जो हम रियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक बिहेवियर या बिलीव्स अडॉप्ट करते हैं, ये हमारे ब्रेन का खाना होता है। और इसके साथ-साथ जो केमिकल्स हम उसको सप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो अगर हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ पीसफुली कैसे रह सकती है, जब हमारे पास में कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं है जिसमें हम अपने आप को कोई नेगेट कर रहे हैं या नेगेटिव फॉर्म में अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं। जब हम हर एक सिचुएशन को, हर एक व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट्स को लेकर के ह्यूमन इंटरफेरेंस है, या इवेंट्स को लेकर के जब हम बहुत ज़्यादा कामनेस और इक्वालिटी वाले पार्ट पे रहते हैं कि हम बिल्कुल एक समभाव में हैं, हमारे इमोशनल स्टेट हमारे हाथ में है, हमारा कंट्रोल है हमारे इमोशंस पे, बिहेवियर पे, वो जितनी स्टेबिलिटी हमारी होती है उसको हम मेंटल हेल्थ के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है। आज की अगर हम स्टडीज़ देखें, तो अभी रिसेंट में न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि कैसे हमारी न्यूट्रिशनल इनटेक हमारी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती है। आज बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज़ हो चुकी हैं, जो कि कनेक्शन फ़ॉर्म करती हैं ब्रेन और गट का। गट को हमारा सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि जितने केमिकल्स हमारे ब्रेन में रहते हैं, वही सेम केमिकल्स हमें गट में भी मिलते हैं। और जब भी हमारा ये ब्रेन गट इम्बैलेंस होता है, तो हमारे मेंटल इलनेसेस के साथ-साथ फिजिकल इलनेसेस भी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा आज के समय में एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि अगर हम फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करना चाहते हैं, तो उस इंटर रिलेशन को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कोई अगर स्ट्रेसिंग कंडीशन आती है, कोई स्ट्रेसिंग सिचुएशन आया, तो अक्सर बॉवेल मूवमेंट हमारा रैपिड हो जाता है। कई लोगों को लूज़ मोशन हो जाते हैं, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नर्वस ब्रेकडाउन एकदम से हुआ। तो ये जो हमारा होता है कि ब्रेन से हमारा मैसेज गया और वो हमारे गट को गया, गट ने जो है तुरंत उस पे रिएक्शन लिया और रिएक्शन होने के बाद हमारा नर्वस डायरिया वहाँ से स्विच कर जाता है। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि एंग्ज़ायटी के एपिसोड्स होते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ गैस्ट्रिक ट्रबल, जस्ट बिकॉज़ ऑफ एसिडिटी, और उनको एंग्ज़ायटी शूट कर जाती है। तो ये जो इंटरकनेक्शन है आज के समय में, इस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, इसको समझा जा रहा है कि कैसे हम ऐसा न्यूट्रिशनल इंटेक लें, न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस को समझें कि हमारा जो ये ब्रेन गट कनेक्शन है, इसको हम बैलेंस कर पाएँ। तभी हम जो हमारा जो सेकंड ब्रेन है, उसको बहुत हेल्दी मैनर में डील कर पाएँगे। और ये भी एक पुरानी कहावत है कि सारी बीमारियों की जड़ हमारा पेट होता है। तो अगर हमारा पेट जो है सही रहेगा, हमारा पेट हेल्दी रहेगा, तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा। और माइंड में विचार गड़बड़ करेंगे, तो फिर हमारा स्टमक भी गड़बड़ होता है, हमारा गट गड़बड़ करेगा। कुछ ऐसी डिसीज़ेज़ जो आज के समय में हमारी बहुत कॉमन होती जा रही हैं, इसमें मेंशन नहीं है आईबीएस की प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और अगर हम देखें तो हमारे आस-पास में हमें 2 या 3 व्यक्ति ऐसे ज़रूर मिल जाएँगे, जो कहीं न कहीं, किसी न किसी फ़ॉर्म में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से सफ़र कर रहे हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है कि या तो किसी पर्सन को टेंडेंसी होती है कॉन्स्टिपेशन की, जिसमें उनको बहुत लंबे-लंबे समय तक पेट साफ नहीं होता है। किसी-किसी की टेंडेंसी होती है लूज़ मोशंस की, उनको लूज़ मोशंस बहुत जल्दी होते हैं। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अगर हम इनको समराइज़ करें, तो समराइज़ करने में हम इनको ये कह सकते हैं कि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स। जैसे-जैसे हमारा डाइटरी इनटेक गड़बड़ होता जा रहा है, वैसे ही हमारे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। और यही लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हमारे मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जितना हमारी फिज़िकल हेल्थ पे पड़ रहा है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़ बढ़ रही हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, चाहे वो लो बीपी की प्रॉब्लम हो या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम हो। कैंसर के इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। डायबिटीज़ एक ऐसा लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इवन बच्चों में भी नोटिस हो रहा है। ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें बच्चों की और बड़ों के इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। बहुत जल्दी-जल्दी ज़रा-सा भी कुछ होता है, तुरंत उनको सर्दी-जुकाम पकड़ लेता है। ज़रा-सा भी कुछ अगर बाहर निकल गया या ज़रा-सा भी डस्ट लगा, तुरंत उनको एलर्जी हो जाती है। और ऐसी बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ हैं जिसमें बॉडी अपनी ही अगेंस्ट जो है उसको डैमेज करना शुरू कर रही है। तो आज के समय में ये जो हमारी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और कहीं न कहीं इसका एक बहुत बड़ा रोल है हमारी डाइट और न्यूट्रिशन का, कि हम सही तरीके से न्यूट्रिशनल इंग्रीडिएंट्स को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी तक क्या होता है कि जो भी डॉक्टर्स या जो भी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स थे, वो काम करते थे
कि पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या हो रहे हैं, उसको न्यूरोटिक प्रॉब्लम है कि साइकोटिक प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जब इस पे काम किया गया न्यूट्रिशन पे, तो ये पाया गया कि ऐसे बहुत सारे विटामिन्स, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी मेंटल हेल्थ को गवर्न कर रहे हैं। और उसी की स्टडीज के बेसिस पर आगे जो न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस है उस फील्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें आगे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। अब बात आती है, जब हम इसकी न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस की जब हम बात करते हैं, तो ये जो हमारे ब्रेन केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, ग्लूटामेट, एंडोर्फिन, नॉरएपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, हालांकि हम सभी लोग इन हार्मोन से, केमिकल्स से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन ये सारे के सारे केमिकल्स हमारे डाइट में मौजूद रहते हैं। बस अगर हम उन चीज़ों में ध्यान दें, तो हमें ये सारे के सारे केमिकल्स डाइट से मिल सकते हैं, ये सारे हार्मोन्स हमें डाइट से मिल सकते हैं। हमें बस अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करना ज़रूरी है। तो हमें कभी भी साइकोफार्माकोलॉजी की या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम इन केमिकल्स के कंपोजिशन को, इन केमिकल्स को बनाने वाले हमारे डाइटरी मेजर्स को अगर हम फोकस करें, तो हम बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। इससे हमारा जो फूड ब्रेन कनेक्शन है, क्योंकि आज के समय में फूड ब्रेन कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड ब्रेन कनेक्शन को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, कई बार क्या होता है कि आप जैसे जो लोग कच्चा प्याज खाते हैं, अगर आप कच्चा प्याज खाने के बाद में अगर आप उनकी ब्रेन एफिशिएंसी को चेक करेंगे, तो आपको 3 टू 5 सेकंड्स में डिले मिलेगा। जो लोग रॉ ऑनियन के फॉर्म में ले रहे हैं, या किसी ने नॉनवेज लिया है, या किसी ने बहुत हैवी प्रोटीन डाइट लिया है, या हैवी कार्ब डाइट लिया हुआ है, उनका अगर आप मेंटल स्टेट या मेंटल प्रोसीजर आप चेक करोगे, तो आपको उनको एनर्जी लेवल पे उनका थोड़ा-सा आपको लेथार्जिक फील होगा, जैसे उसका लगेगा कि बहुत ज़्यादा थका-थका सा महसूस हो रहा है, या जो उसका मूड होगा, वो बहुत डल फील होगा। प्रोसेसिंग में 3 टू 5 सेकंड्स का डिलेड आ जाएगा। तो ये फूड ब्रेन कनेक्शन का इम्पैक्ट होता है। कई सारे ऐसे फूड्स हैं जो हम अगर हम उनको इंटेक करें, तो हमारा मूड एकदम से बूस्ट करता है, पॉजिटिव करता है। वहीं कुछ फूड ऐसे होते हैं, अगर हम उनका इंटेक करें, तो वो हमारी बॉडी को डल कर देते हैं। तो हमें अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना होता है कि हमारे लिए कौन सा फूड क्या इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे ब्रेन पे, हमारे मूड पे, हमारे इमोशंस पे। क्योंकि ये चीज़ जितना हम ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही हम हेल्दी मैनर में न्यूट्रिशन को एंजॉय कर पाएंगे, और हमारी बॉडी, हमारा माइंड भी उसको एंजॉय करेगा। जैसे कि अभी मैंने बोला कि बहुत सारी स्टडीज हुई है न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस पे। ये एक इमर्जिंग डिसिप्लिन है जिसमें न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को कंसिडर किया जा रहा है, कैसे हमारे ह्यूमन कॉग्निशन पे, बिहेवियर पे, इमोशंस पे फूड ब्रेन कनेक्शन का इम्पैक्ट पड़ता है। इंडियन डाइटरी एसोसिएशन, इन्वायरमेंटल, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ ने मिल करके इसमें बहुत सारी स्टडीज करी हैं, जिसमें फूड ब्रेन कनेक्शन को निकाला गया है, और फूड ब्रेन कनेक्शन पे एविडेंस बेस्ड अप्रोच रखी गई है कि अगर हम फूड को डाइट में शामिल करते हैं और इन केमिकल्स को अपटेक बढ़ाते हैं, तो हम बहुत जल्दी पर्सन को हील करने में मदद कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। अगर हम न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की बात करें, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन एंड मिनरल्स का रोल रहता है हमारी बॉडी में। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो ये तो हमें पता है कि इंसुलिन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का जो काम है, वो है ट्रिप्टोफान, जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसको बनाने में, और ट्रिप्टोफान से ही हमारा सेरोटोनिन फॉर्म होता है, जो कि ब्रेन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ट्रिप्टोफान हमारे वेलबींग को प्रमोट करता है। तो उसके लिए अगर हम अच्छी कार्ब रिच डाइट लेते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट अगर हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो हमें ट्रिप्टोफान को बनाने में ब्रेन की मदद मिलेगी। ब्रेन को जब हम ट्रिप्टोफान बनाने में नेचुरल प्रोसेस से हेल्प करते हैं, तो हमारा जो सेरोटोनिन है वो बैलेंस होता है। तो ये डिप्रेशन को फाइट करने में मदद करता है। कई बार डिप्रेशन के पेशेंट्स में अगर हम उनका जब डाइटरी इंटेक करते हैं, या पूछते हैं कि आप क्या डाइट में खाते हो, क्या आप ले रहे हो उस समय पर, अगर उनका कार्ब बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो भी उनको प्रॉब्लम होती है, और अगर उनका कार्ब बहुत ज़्यादा लो है, तो भी उनको डिप्रेशन के फेजेस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्रोटीन्स में जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, चाहे हम हिस्टीडीन की बात करें, लिसिन की बात करें, लाइसिन है, मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफान है, वलीन है। ये सारे के सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करते हैं ब्रेन के लिए, और वो हमारे प्रोटीन को ब्रेक करके बनाए जाते हैं। जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन, डोपामीन जो है वो टायरोसिन से बनता है, और सेरोटोनिन जो हमारा है वो ट्रिप्टोफान से बनता है। तो अगर हम प्रोटीन रिच डाइट
कई बार देखा गया होगा कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप प्रोटीन रिच डाइट लो, प्रोटीन रिच डाइट। तो हमें लगता है कि प्रोटीन तो हमारा वेट बढ़ाने में मदद करता है, वो तो हमारे मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जब हम डोपामीन की बात करते हैं और टायरोसिन डोपामीन को बनाने में हेल्प करता है, तो टायरोसिन जो हमारा अमीनो एसिड है, वो अगर हम प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं अपनी, तो हमारा टायरोसिन का सिक्रेशन बैलेंस होता है और उससे हम सेरोटोनिन और डोपामीन दोनों को बैलेंस कर पाते हैं। और इन दोनों के बैलेंसिंग करने से हमारा जो लो मूड है या जो एग्रेशन के पेशेंट्स हैं, इसके अलावा जो बच्चों में डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल एडिक्शन हो गया, एडीएचडी हो गया, या बड़ों में अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो गई, सिजोफ्रेनिया का प्रॉब्लम हो गया, तो इसमें प्रोटीन का रोल काफ़ी मात्रा में पाया गया है कि अगर हम प्रोटीन का बैलेंस लेते हैं डाइट अपने वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करा करके, तो हम ये पाएंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। फैट एंड एसेंशियल फैटी एसिड, जिसको हम लोग ओमेगा 3 के नाम से भी जानते हैं, हमारे ब्रेन का 70% जो फैट है वो हमारा अमीनो एसिड्स में ओमेगा 3 का इसमें बड़ा रोल है। जब हम ओमेगा 3 की बात करते हैं तो ओमेगा 3 देखा गया होगा कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको ओमेगा 3 उनके डॉक्टर्स ज़रूर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग और इमोशनल हेल्थ को डेवलप करने में बहुत मदद करता है। एनर्जी रिस्टोरेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट जिनको मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स में भी ओमेगा 3 का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो डीएचए रहता है, डीएचए जो फॉर्म करता है हमारे कॉग्निशंस को, मेमोरी को काम करने में हेल्प करता है, ब्रेन के फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो हम अगर ओमेगा 3 रिच डाइट पेशेंट को रेफर करते हैं कि आप ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ाइए, और कितनी मात्रा में देना है ये हम उसके साथ डिस्कस करके हम देखते हैं कि उसको कितना रिक्वायरमेंट है। और ओमेगा 3 से उसको सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं, उसके ब्रेन के फंक्शन को बहुत अच्छा किया जा सकता है, उसके मूड को बहुत अच्छा किया जा सकता है। रिसेंट में जो हम लोगों ने अपनी स्टडीज़ में पाया है कि जब भी कोई पेशेंट ऐसा आता था जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, या जिसको घबराहट बेचैनी बहुत जल्दी होती है, या छोटी-छोटी चीज़ों में वो डर जाता है, तो जब हम लोगों ने उनका वाइटल्स का चेक कराया, विटामिन और मिनरल्स का, तो उसमें ये निकल कर के आया कि जो लोग एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, उनमें विटामिन बी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन बी 12 या बी 6 या बी 1 या ये बी 12 की जो फैमिली है पूरी, ये पूरी तरीके से हमारे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती है, पूरे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो अगर हमारे क्लाइंट में मूड ऑल्टरिंग प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल रही हैं, या उसको ब्रेन उसमें क्लैरिटी नहीं रहता है, उसे मेमोरी लॉस हो रहा है, उसको डिप्रेसिव एपिसोड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इंसोम्निया अगर उसको रह रहा है, नींद नहीं आ रही है, जल्दी जल्दी नींद टूट जाती है, तो इसमें विटामिन बी 1 और बी 6 इसका बहुत बड़ा रोल है। विटामिन बी 1 जो रहता है हमारा, वो बॉडी में ग्लूकोज को ब्रेक करता है, जो कि एनर्जी उसको रिस्टोर करने के लिए। और विटामिन बी 12 का जैसे हम जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करने में भी इसकी काफ़ी रोल रहता है, जो कि मूड स्विंग्स को, पैरानॉइड को, इरिटेबिलिटी को, कंफ्यूजन को, डिमेंशिया को कंट्रोल करता है। तो अगर हम किसी भी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं जिसके साथ में हमें एंजाइटी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, नर्वस ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, या उसको मेंटल क्लैरिटी नहीं रह रही है, डिसीजन मेकिंग उसका बहुत ज़्यादा पुअर है, ऐसे पर्सन का अगर हम विटामिन बी 12 चेक करा करके उसको डाइट में विटामिन बी देते हैं, तो हम उसके मेंटल स्टेट को काफ़ी हद तक रेगुलेट कर पाएंगे, और जो उसका प्रोडक्शन है सेरोटोनिन एंड डोपामीन का, वो भी बैलेंस होगा। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको बहुत ही ज़्यादा अंडररेट किया गया है। अंडररेट मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको सिर्फ ये समझा जाता था कि ये इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टी रखता है, मतलब इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है तो विटामिन सी ले लो, जो सर्दी जुकाम हो रहा है तो विटामिन सी ले लो, बढ़ा लो, तो उससे इम्यूनिटी अच्छा हो जाएगा। लेकिन रिसेंट स्टडीज़ में ये पाया गया है कि विटामिन सी का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मूड से है। मैंने कई क्लाइंट्स के साथ में जिनको एंगर इश्यूज होते थे, उनको हम लोगों ने विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक इमीडिएट बेसिस पे करवाया, कि वो अगर जब क्लिनिक पे आते थे हाइपर हो रहे हैं, उनको तुरंत विटामिन सी का इंटेक करवाया, और उनका विद इन सेकेंड्स मूड ऑल्टर हो जाता था। ऑल्टर इन द सेंस कि उनको रिलैक्सेशन मिलने लगता था, उनका मूड धीरे धीरे करके स्लो डाउन होने लगता था। अगर किसी भी पर्सन का विटामिन सी कम है, तो उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, क्रोनिक फटीग उसको फील होगा, वो नॉर्मल लेवल से उसका काफ़ी कम हो जाएगा। और जैसे ही हम उसका विटामिन सी इंक्रीज करते हैं, तो उसका जो मूड है वो इम्प्रूव करने लगता है, कॉग्निटिव फंक्शन उसका अच्छा होने लगता है, और जो एंजाइटी के सिम्टम्स जो कनेक्ट हो रहे हैं उसके मूड की वजह से, वो हमारे ठीक होने लगते हैं।
नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी को जनरली हम लोग समझते थे कि ये हड्डियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम बनाता है, पर ऐसा पूरी तरीके से नहीं है। विटामिन डी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब भी हम किसी पर्सन को, डिप्रेशन के पेशेंट को देख रहे होते हैं, तो आप उसको, अगर आप विटामिन्स को चेक करोगे तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन रहती है। थायराइड जिनको डेवलप हो रहा है, थायराइड में भी विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है। ब्रेन की फंक्शन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर है, तो उस पर्सन को डिप्रेशन बहुत जल्दी पकड़ लेगा, उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस बहुत जल्दी डिटोरिएट होती हैं। तो अगर हम उनका विटामिन डी इंटेक बढ़ा देते हैं, तो हमें उनके मेंटल हेल्थ सिम्टम्स को में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगा। स्पेशली जिनको एसईडी है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जिनको हो जाता है कि सीजन के हिसाब से उनका मूड चेंज होता है, सीजन के हिसाब से उनका मूड स्विंग होता है, तो उसमें विटामिन डी बहुत अच्छा फंक्शन करता है अगर हम उनके विटामिन डी को बढ़ा देते हैं। जिंक। जिंक एक ऐसा मिनरल है, जब हम जिंक की बात करते हैं तो ये हमारे, जनरली हम इसको लेके चलते हैं कि हमारे बॉडी में ताकत देने का काम, या मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में, या इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में अच्छा काम करता है। लेकिन जिंक का एक बहुत बड़ा काम है ब्रेन की ग्रोथ में, ब्रेन के डेवलपमेंट में। अक्सर जब बच्चा छोटा होता है या जब वो फिटनेस में होता है मदर के, तो वहाँ पर मदर को जिंक लेने को बोला जाता है। इसलिए नहीं कि उनको सिर्फ हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करना है, बल्कि इसलिए भी कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन की ग्रोथ अच्छे मैनर में हो। तो वहाँ पर जो मेंटल हेल्थ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, वो अच्छे हो सके। छोटे बच्चों को जिंक और आयरन की इंटेक करने को बोला जाता है कि जब हम बच्चों को ये बोलते हैं, तो उससे क्या रहता है कि उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि उस समय पर उनका ब्रेन ग्रोइंग फेज में होता है, और उस टाइम अगर हम उनको जिंक वाला मिनरल अगर हम उनको दे रहे हैं, तो उससे उनका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा और बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हम लोग किसी पेशेंट को रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, और उनको मसल्स में पेन रहता है। इवन कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे पूरी बॉडी थकी थकी सी रहती है, नसों में बड़ा दर्द सा रहता है, भारीपन रहता है। या कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मेरी बैक में हमेशा, लोअर बैक में पेन बना रहता है। या कोई अगर स्ट्रेसिंग कंडीशन आ गई तो हम बहुत जल्दी शांत नहीं हो पाते हैं। तो मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो नर्वस कामनेस को इंक्रीज करता है, नर्व्स को काम करता है। और मैग्नीशियम की कमी की वजह से स्लीप प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और स्लीप प्रॉब्लम्स में अगर हम बात करें तो डिस्टर्ब्ड स्लीप ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जब हम मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, तो हमारे इवन जिनको भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होते हैं वुमेन में, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल रहता है कि वहाँ पर मूड को एलिवेट करने में, मसल्स को रिलैक्स करने में, माइंड को रिलैक्स करने में मैग्नीशियम एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। अब ये तो हमने बात कर ली केमिकल्स की, कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, इनका रोल क्या है। अब इनको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। तो अगर हमें डोपामीन को बढ़ाना है, तो डोपामीन को बढ़ाने के लिए हमें ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जो मैग्नीशियम रिच हो और जिसमें टायरोसिन नामक प्रोटीन हमें मिल जाए। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो कि चिकन हो गया, आमंड्स हो गए। आमंड जो है ले सकते हैं, 3 से 4 आमंड आइडियली रिकमेंड करते हैं हम लोग। पर किसी बॉडी को हम लोग 5 से 6 आमंड्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप इतना आमंड एक दिन में इंटेक कर सकते हो। एप्पल हो गया, एप्पल एक कंप्लीट फूड है, इसमें सारे हमें मिनरल्स, विटामिन मिल जाते हैं। एवोकाडो है, बनाना है। बनाना के साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें विटामिन डी, B12 और मैग्नीशियम तीनों ही मिल जाते हैं। तो अगर किसी को सडन पैनिक अटैक आ रहा हो या सडन बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही हो, और उस समय अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप उसे अगर थोड़ा सा केला खिला देंगे, तो बहुत जल्दी उसको अंदर मेंटल कामनेस आनी शुरू हो जाएगी। बीट्स है, चॉकलेट में हम लोग डार्क चॉकलेट रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को डार्क चॉकलेट दिया जाए। इससे उसका मूड अच्छा होता है, और जो एंजाइटी हो रही है उसको, वो बहुत जल्दी शांत हो जाती है। लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन टी है। अभी देखा गया है कि कैमोमाइल टी ब्रेन को और मसल्स को रिलैक्स करने में बहुत अच्छा काम करती है, तो हम लोग कैमोमाइल टी इसमें रिकमेंड करते हैं। ओट्स का बहुत अच्छा रोल है इसमें, क्योंकि ओट्स में सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं होता है, इसके अलावा इसमें फाइबर रिच भी होता है। तो फाइबर रिच होने की वजह से जो हमारा गट है वो हेल्दी रहता है, और गट हमारा जितना हेल्दी रहता है उतनी हमारा ब्रेन बॉडी कनेक्शन अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा हमारी सीड्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। सीड्स की अगर हम बात करें तो सीसम सीड्स हो गए, जिनको हम लोग, तिल है जैसे, वो सर्दियों में बहुत अच्छा मिलता है। पंपकिन सीड्स हो गए, कद्दू के बीज हो गए, टमाटर हो गया, टर्मरिक हो गया, और उसके तरबूज हो गया, तरबूज के बीज हो गए।
इसके अलावा जितने भी हमारे सीरियल्स हैं और वेजिटेरियन लोगों के लिए आपके प्रोटीन में हमारे मिल्क हो गया, मिल्क में स्पेशली काऊ मिल्क हो गया, और अब तो प्लांट बेस्ड मिल्क भी आने लगे हैं जिसमें सोया मिल्क है और आमंड मिल्क है। ये भी अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, डोपामिन का सोर्स माना जाता है। स्ट्रॉबेरी हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि ये हमारे कार्बोहाइड्रेट से फॉर्म होता है, और स्पेशली वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है। इसमें हमारे एग हो गया, चीज हो गया, लो स्किम मिल्क है, पाइनएप्पल है, बनाना है, कीवी है, अनार हो गया, सामन फिश हो गया, और नट्स हो गए हमारे सारे, चिया सीड्स हैं, रागी के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गया, अलसी के बीज हो गए, मशरूम हो गया। ये सारी ऐसी डाइट्स है। इवन राइस में अगर हम ब्राउन राइस लेते हैं, ओट्स लेते हैं, होल ग्रेन अगर हम ले रहे हैं, तो ये हमारे सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ ऐसे डाइटरी इनटेक्स हैं जिनको हम करके अपने डोपामिन के लेवल को, सेरोटोनिन के लेवल को बैलेंस कर सकते हैं, और हमारी जो ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसको हम इनहेंस कर पाते हैं। सारी चीज़ें सबके लिए लेना तो पॉसिबल नहीं होता है, पर उसमें ये रहता है कि जब हम पर्सन को डील कर रहे हैं, तो उसमें हमें उसको ये उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम एक उसको कस्टमाइज़ डाइट प्लान बना करके देते हैं कि देखो आपको ये चीज़ें लेना है, और ऑल्टरनेशन में दे सकते हैं या मंथ वाइज़ रोटेशन में दे सकते हैं, जिससे कि उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बैलेंस होना शुरू हो जाए। अब हम लोगों ने डाइट की तो बात कर ली, इसके अलावा क्योंकि जब हम डाइट की बात कर रहे हैं तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ फिटनेस में योगा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमें अपने ब्रेन गट कनेक्शन को समझना है, और ब्रेन गट को समझने के लिए हमें योग को अपने डेली रूटीन में शामिल करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग टाइम का कांस्टेंट बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम जिम जाएं या योगा करें या प्राणायाम करें। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो ब्रेन गट कनेक्शन को अच्छा करती हैं, एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं, अटेंशन स्पैम को बढ़ाती हैं, मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज करती हैं, और जिनको आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है एक्सरसाइज को करने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से योगिक क्रियाएं हैं या मुद्राएं हैं जो हमारे मेंटल कामनेस को इंक्रीज करती हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको एलिवेट करती हैं, और गाबा वेव्स को बैलेंस करती हैं। इसमें सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। ये हमारी स्ट्रेस को, इरिटेबिलिटी को, इंसोम्निया को बहुत इम्प्रूव करता है। और इसको चंद्रभेदी प्राणायाम इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारी दो नाड़ी होती हैं, इड़ा और पिंगला। तो इसमें जो इड़ा नाड़ी होती है वो बैलेंस होती है, और इड़ा का मतलब होता है कंफर्ट, कि हम कंफर्टेबल कितनी जल्दी फील कर पाए। अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारा एक्टिवेट होता है, तो हम कितनी जल्दी स्ट्रेसिंग कंडीशन में, स्ट्रेसिंग सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। तो चंद्रभेदी प्राणायाम 5 मिनट या 2 मिनट करने से हम अपने प्राण ऊर्जा को, प्राण को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन के इनटेक को बैलेंस कर पाते हैं, और हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ इससे अच्छी होती है। सेकेंड है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम ये सभी हम लोग जानते हैं कि 2 से 3 मिनट अगर हम इसको डेली बेसिस पे करते हैं तो एक तरीके की रैपिड फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है, जिसमें हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग पे होना चाहिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे। इसको रेगुलर बेसिस पे करने से जिनको भी एंजाइटी के एपिसोड्स होते हैं, जिनको भी पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, या जिनका नर्वस ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो जाता है, या जो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम का एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एक तो ये स्लीप साइकिल को हमारी बहुत अच्छा करता है। दूसरा, जिनको भी एंगर इश्यूज हैं, उनके एंगर इश्यूज को ये स्लो डाउन करता है। जिनको मेमोरी लॉस हो रहा है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी ये बहुत इफेक्टिव मैनर में डील करने में मदद करता है। ब्राह्मणी प्राणायाम से जो ग्रोथ होती है ब्रेन की, वो काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड पोज, जिसे हम लोग बालासन भी बोलते हैं। ये भी 1 से 2 मिनट, 3 मिनट अगर हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारी एंजाइटी को रिड्यूस करता है, हमारी मेंटल कामनेस को इंक्रीज करता है। और जिनको भी आईबीएस की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, या जिनको लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, उनको बालासन 1 से 2 मिनट, 3 मिनट रोज करना चाहिए। कोशिश तो करें कि 5 मिनट कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं 5 मिनट कर पा रहे हैं तो 2 से 3 मिनट जरूर करें, तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ेगा। लायन पोज, जिसको हम लोग सिम्हा क्रिया भी बोलते हैं,
कोविड के टाइम पे ये बहुत लोगों को कराया गया था। तो जनरली क्या है कि ये लोगों को लगता है कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, पर ऐसा नहीं है। ये हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन को बूस्ट भी करता है, हमारे पूरे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करता है। जैसे सर न्यूरोटॉक्सिन्स पे काम कर रहे हैं, तो न्यूरोटॉक्सिन्स को रिलीज करने में सिम्हा क्रिया या लॉइन पोज का एक बहुत अच्छा रोल है। इसके बाद हमारा आता है अधोमुख श्वानासन। ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, हमारे ब्रेन की कॉग्निशन और ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, डिप्रेशन और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो हमारा ब्लड फ्लो है, जो ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा इस अधोमुख श्वानासन से काफी अच्छा होने लगता है। इसके बाद फॉरवर्ड बेंड या उत्तानासन, ये हमारे स्ट्रेस को रिलीज करता है। जैसे जो लोग टाइम जिनके पास बिल्कुल नहीं है, चेयर पे सिटिंग जॉब उनका बहुत ज़्यादा रहता है, उनको फटीग बहुत जल्दी फील होता है, डाइजेशन इश्यूज रहते हैं क्योंकि लंबे लंबे समय तक बैठे रहते हैं। तो अगर वो अपनी चेयर पे 1-2 मिनट खड़े होकर के या चेयर को छोड़ करके अगर ये उत्तानासन करते हैं, तो इससे उनका कामनेस एक तो बढ़ेगा, हेडेक कम होगा, उनका फटीग उनको नहीं फील होगा और डाइजेस्टिव इश्यूज भी उनको नहीं होंगे। इसके बाद सेतुबंध आसन, जिसे हम लोग ब्रिज पोज भी बोलते हैं, ये ब्रेन के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। डाइजेस्टिव इश्यूज जिनको हो रहे हैं, जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, जिनको बहुत जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है और पूरे पूरे दिन उनको थकान कमजोरी महसूस होती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहता है, उन उस कंडीशन में ये सेतुबंध आसन बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ जिनको भी डाइजेस्टिव इश्यूज मेंटल हेल्थ की वजह से हो रहे हैं या फिजिकल हेल्थ इश्यू की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशन में सेतुबंध आसन उसको बैलेंस करता है। भुजंगासन, कोबरा पोज, जनरली हमें ये लगता है कि ये तो सिर्फ बैक पेन के लिए है, नहीं। जब भी हमारा स्ट्रेस मेंटल लेवल से होकर के फिजिकल लेवल में आ जाता है, मतलब जब हमारे नर्व्स में, मसल्स में हमारी स्ट्रेस आ गया है, तब भुजंग आसन उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम उसको डेली बेसिस पे 3 साइकिल्स करते हैं, तो ये हमारी ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा गरुड़ आसन है, वज्रासन है, जो कि हमारे एंजाइटी पैनिक अटैक को इम्प्रूव करता है और फोकस कंसंट्रेशन को अच्छा करता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस को अच्छा करता है। फिर अनुलोम विलोम, हम सभी जानते हैं अनुलोम विलोम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, लंग्स को इम्प्रूव करता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है। और अगर हमारे पास टाइम रहता है तो वन ऑफ द बेस्ट जो रहता है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार ओवरऑल अपने आप में एक कंप्लीट ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज है जिसमें जो हम 12 आसन करते हैं, ये 12 के 12 आसन जो जिस साइकिल में हम करते हैं, ओवरऑल हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो सूर्य नमस्कार को करने के बाद किसी को होने की संभावनाएं कम कर देता है। यहाँ पे प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों ही मॉडल्स रहते हैं। तो प्रिवेंटिव मॉडल में सूर्य नमस्कार अच्छा काम करता है, क्यूरेटिव मॉडल में थोड़ा सा स्लो करेगा। मतलब अगर आपको डिसीज हो गई और उसके बाद अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो फिर डिसीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है, उनके पास इतना भी टाइम नहीं कि वो इन आसनों को कर पाए, तो उसके लिए योग में मुद्राएं बताई गई हैं। 3 मुद्राएं ऐसी हैं जो अगर हम करें तो हम बहुत जल्दी अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है प्राण मुद्रा। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है या आप लोगों के पास भी आपने देखे होंगे, तो वो बोलता है कि जैसे सब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते उठते बहुत डल फील होता है, ऐसा लगता है जैसे शरीर में एनर्जी ही नहीं है, फ्रेश नहीं फील हो रहा है, पूरी नींद लेने के बाद भी लग रहा है कि अभी ठीक से सोए नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सुबह सुबह उठते ही उठते अगर हम प्राण मुद्रा करते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, अगर हम इसको डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है। और अगर हम उसमें एफर्मेशंस ऐड कर दें, मैनिफेस्टेशंस ऐड कर दें, तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा काम करने लगता है। दूसरा है शेपना मुद्रा। शेपना मुद्रा, वैसे तो इसको हम एसओएस भी बोलते हैं, कि अगर आप बहुत ज्यादा कभी आपको स्ट्रेस लग रहा हो, एकदम से आप पैनिक हो रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं अब तो ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में शेपना मुद्रा तुरंत रिलीव करती है हमारे एंजाइटी को, हमारे नेगेटिव थॉट्स को। थर्ड है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा हमारे मेंटल कामनेस को इंक्रीज करती है, कंसंट्रेशन को अच्छा करती है, और जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं उसके पैटर्न को तोड़ती है। तो अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे और सिर्फ ये 3 मुद्रा भी अगर हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, और उसमें हम ओवरऑल अपनी फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स को बैलेंस रहेंगे। थैंक यू आशीष पांडे जी। थैंक यू आपका सर।
बहुत अच्छा रहा। आपने इतने क्लियर, मतलब सिंपल वर्ड में जो न्यूरो साइंसेस को और योगा को और डाइट को मिला के जो प्रेजेंटेशन किया है, वो बहुत ही मतलब अच्छा रहा। जैसे कि अभी ओल्ड एज में, अभी तो लोग यही जानते थे सोडियम और पोटेशियम, जी, जिसके डिसबैलेंस से मेंटल डिसऑर्डर पैदा होता है। जी। तो उस सोडियम पोटेशियम ने आपने आपने जो है बहुत सारी और भी केमिकल्स को जोड़ करके बड़ा अच्छा आपने लेक्चर दिया। और अब हम चाहते हैं कि इस सेशन को लेक्चर के लिए क्वेश्चन आंसर के सेशन में कर दिया जाए। तो जो लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आशीष जी हैं, उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर सक्सेना, प्लीज। आप तो थैंक यू। न्यूरोटॉक्सिन में भी है और हार्मोनल में भी है। कुछ नहीं, एक्चुअली हमारा ये प्रकाश कंसर्न डालें। था तो जैसे बहुत अच्छा बोला इन्होंने डोपामिन, लेकिन ये होता है कभी कभी क्या होता है पता नहीं लगता है पेशेंट को या जो भी सफरर है कि कौन सा विटामिन हमारा कम हो गया क्या हो गया, तो या तो वो रश करे वहाँ क्लिनिकल उसको एस्टिमेट कराने के लिए, क्वांटिफाई कराने के लिए भाई B12 है ये वो है। क्योंकि अब जो टैबलेट्स आ रही है मोस्टली मल्टी विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स की आती हैं उसमें कहीं विटामिन B1 है, B6 है, B3 है, B12 गायब है। हाँ कहीं जी। पे B12 है, B6 है, दूसरे गायब है। और जो लेबल पे लिखा हुआ है मल्टी ये बी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो वो बड़ा हुँ, कंफ्यूजिंग। आज ही का केस है कि मैं 3 रखे था बी कॉम्प्लेक्स, और तीनों में जो है 2 में जो है विटामिन B12 था ही नहीं। तो जबकि आप बता रहे हो कि और बात सही भी है कि डोपामीन जो है उसका लेवल बढ़ाने के लिए, और ये प्लेजर हार्मोन या फील गुड हार्मोन है उसके लिए जो है, और बाकी नर्वस सिस्टम के लिए और सबके लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो कन्फ्यूज़न तो उस जो जनरल पेशेंट है या जो जनरल सफ़रर है उसको कैसे पता लगेगा कि जो है हमारे में ये इस दवा में ये विटामिन, क्योंकि नाम जो है सब B12 B1 के नाम से नहीं होते हैं, वो सब उनका जो है केमिकल जो नेम्स हैं उसके हिसाब से होता है। अब आप उसको ढूंढिए, अगर आपको हुँ। तो भी को तो नहीं आइडिया रहता है ना उसका, तो उसके लिए क्या करें डॉक्टर साहब? सर देखिए जैसे हम लोग जब यहाँ पर देखते हैं कोई पेशेंट जब आता है ये सिम्पटम्स को लेकर के, तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी भी हमारे जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को अवेयरनेस ही नहीं है कि अपने सिम्पटम्स को लेकर, है ना? यस। तो वो क्या करता है कि आज भी वो गूगल को ही अपना डॉक्टर पहला मानता है। हाँ, हाँ। उसके लिए प्राइमरी डॉक्टर जो है वो गूगल है, उसको अपने सिम्पटम्स गूगल पे डालने हैं, वो सिम्पटम्स जो निकाल के दे देगा, वो उनका प्राइमरी डायग्नोसिस बन जाता है। प्रोविजनल डायग्नोसिस उनका वही हो गया। यस। डॉक्टर के पास उनको जानी नहीं है। तो अभी क्या रहता है कि जैसे जब हम लोग के पास में कोई ऐसा पर्सन आया, उसने बोला कि सर मुझे बहुत डल फील हो रहा है, मुझे बहुत डिप्रेस फील हो रहा है और मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ, मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, मुझे डॉक्टर ने विटामिन डी के वो सिरप्स भी दिए हुए हैं, लेकिन मेरे को उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। या कई बार क्या होता है, इवन साइकेट्रिक में भी देखा है कि वो लोग अपनी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन से स्टार्ट करा देते हैं, बट वो वाइटल्स चेक नहीं कराते हैं पेशेंट का, और वो उसी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस में बहुत लंबे समय तक चलता रहता है और नर्वस ब्रेकडाउन उनको उतना ही हो रहा होता है। तो वहाँ पर क्या है कि नॉर्मल व्यक्ति को या आम जन को इस चीज़ के लिए अवेयर कराना ज़रूरी है कि जैसे ही आपको ये इनिशियल लेवल पे सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है सिम्पटम्स को। तो आप एक बार पहले वाइटल्स को ज़रूर चेक करा लें। अब तो इतनी सारी एजेंसीज़ हो चुकी हैं जो ऑनलाइन, ऑफलाइन कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप देने लगी हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप देने लगी हैं। तो हम लोग ये चीज़ के लिए भी रिकमेंड करते हैं, इवन जब हम लोग कम्युनिटीज़ में जाते हैं बीच में फिजिकल फॉर्म में, तो उनको बोलते हैं कि आप एनुअल नहीं तो सेमी एनुअल या 6 मंथ्स में आप एक बार अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएँ। एटलीस्ट आपको वाइटल्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और उसके अकॉर्डिंग फिर उनको पहला जो हम लोग स्टेप लेते हैं वो डाइटरी ही लेते हैं कि उनको विटामिन्स में ना डाल करके, मल्टीविटामिन्स ना दे करके, हम लोग उनको डाइट में ही इतनी चीज़ें इनटेक करा दें या डाइट में ऐसा कस्टमाइज़ डाइट प्लान बना करके दें कि वो उनको जो केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो डोपामाइन हो, सेरोटोनिन हो या एंडोर्फिन है, वो सारे के सारे उसमें उनको मिल जाएँ। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि जैसे विटामिन B12 है या बी कॉम्प्लेक्स है या विटामिन सी है, बॉडी में रिटेन नहीं करता है ये जो है, हाँ, वो चूंकि ये जो है हाइड्रोफिलिक है तो नहीं वॉश आउट हो जाता है हाँ, बॉडी वो से। छूट तो जाता है। अगर कोई लोग डॉक्टर मोस्टली कहते हैं कि 1 महीने खाइए फिर बंद कर दीजिए, फिर 2-3 महीने बाद फिर 1 महीने खा लीजिए, बंद कर हाँ, दीजिए। अगर आपने खाना शुरू कर दिया और क्वांटिफाई कराया उसको तो लेवल तो हाई हो गया, हाँ। लेकिन ये है कि कैसे पता लगेगा कि टॉक्सिक तो नहीं होता कहीं आगे जा करके ये, लेकिन अगर हम खाते चले जा रहे हैं मान लो।
नहीं सर, हो तो जाता है कभी-कभी, क्योंकि एक्सेस में कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं तो वो बॉडी पे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट डालती ही है। थ्रेशोल्ड लिमिट होगी ना डॉक्टर साहब, मतलब हाँ, ऐसे। जैसे अभी क्या था कि एक हमारे क्लाइंट थे, उनका विटामिन बी 12 कम था और उनका जो विटामिन बी 12 का उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिए और जब इंजेक्शन लगवाए तो उनका वो 200 से बढ़ कर के सीधे 1200 पहुँच गया। हाँ, अब वो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि तो बहुत ज़्यादा है। तो अब उसमें अच्छा विटामिन बी 12 के साथ में क्या है कि अगर ये इंक्रीज़ होता भी है तो ये बहुत जल्दी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है, बिल्कुल। निकाल देती है, रिटेन नहीं करता है ये। और यही एक ऐसा विटामिन है जो सबसे धीरे बनता है। विटामिन डी को तो हम फिर भी बहुत जल्दी बना सकते हैं बॉडी में। जी हाँ, जी हाँ। तो उसमें क्या है कि फिर बॉडी को उतना टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए फिर उसमें एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे, उनको टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस ऐड ऑन करानी, डाइट में कुछ चेंजेस कराना पड़ेगा। तो वो तो पेशेंट को बताना पड़ेगा उसके लिए कि हमें कितनी चीज़ें लेनी है, कितनी चीज़ें नहीं लेनी, कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी है। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब और है, जो आप केला बता रहे हैं, बनाना हाँ, में मैग्नीशियम बता रहे थे, अब ये उसमें जो जितना जो आपका डायबिटिक पेशेंट है, हाँ, केला तो स्टार्च है एक्चुअली, उसकी भी एक लिमिट है डायबिटिक पेशेंट को खाने के लिए। हाँ। तो कभी-कभी क्या होगा, केले के चक्कर में वो ज़्यादा खा गया और पता लगा कि वो हाइपरग्लाइसेमिक हो गया, ऐसा क्या, कैसे हाँ, क्या? तो उसमें फिर हम लोगों को उनको मील पोर्शन बताना पड़ता है कि हमें उनको पहली बात तो कौन से फूड लेने हैं और कौन से फूड की कितनी इंटेक करना है, जिससे कि उनका जो वाइटल्स का जो मेजर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी ना हो और वो बैलेंस भी रहे। जी, जी हाँ, जी हाँ, अब जैसे बताइए। कुछ ऐसे फूड हैं जो थायराइड को ट्रिगर करते हैं, जी हाँ, है ना? जैसे आपका ये जो रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल हो गया या टमाटर हो गया, ये ट्रिगर करता है। या जितने भी ऐसी एसिडिक चीज़ें हैं वो ट्रिगर करती हैं। तो कई बार उसमें हमें पेशेंट को ऑलिव ऑयल रिकमेंड करना पड़ता है कि ऑलिव ऑयल अगर आप लेते हो तो आपका थायराइड का लेवल जो है वो रेगुलेट करता है, वो कंट्रोल करेगा उसे। ठीक है, थैंक यू बहुत। जी, माय प्लेज़र। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने क्वेश्चन किया और आशीष जी ने बहुत अच्छा उसका समाधान किया। आशीष जी ने मेन एम्फेसिस ये है कि जो इन्होंने डाइट कंक्लूड की है उसमें ये है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ तो जी। अगर आप अपनी डाइट में थोड़ा भी कॉशस हैं और अपने एज के हिसाब से अगर आप डाइट पे जाते हैं तो हमें जरूरत ऐसी नहीं है कि जो है कोई ऐसी उसकी जरूरत पड़े कि मेडिकेशन आपको लेना कंपलसरी हो जाए। और मेरा ये मानना है कि सिंथेटिक विटामिन से बेटर ये है कि नेचुरल विटामिन लिए जाए, क्योंकि जैसे जैसे फूड में ये है कभी इनकी ओवर डोजिंग नहीं होती, क्योंकि ये आपके वेजिटेरियन। अभी एक साहब ने, एक डॉक्टर साहब का मैं लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये कुछ नहीं है। आप अगर वेजिटेरियन में वेज आइटम में कोलेस्ट्रॉल बनने की कैपेसिटी नहीं है। अगर आप जहां नॉन वेज खाते हैं तहां कोलेस्ट्रॉल आपको मिलना शुरू हो जाता है। जी हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन हो गया कि नॉन वेज और वेज। अगर कोलेस्ट्रॉल आपको बचाना है तो वेजिटेरियन हो जाइए, अगर कोलेस्ट्रॉल लेना है तो नॉन। मतलब इतना बड़ा क्लासिफिकेशन एक लेमन भी समझ लेगा। तो जिस तरह आपने बताया उससे हिसाब से भी ठीक है कि हम अब पहले को प्रिवेंट कर ले अपने। और खास करके आपने जो सीनियर सिटीजन हम जैसे लोग हैं कि अगर हम सुबह 2 बादाम या खा लें, एक केला ले लें, इस तरह का डाइट चार्ट अगर हम लोगों को मिल जाए तो उससे ये रहेगा कि हम लोग मेडिसिन को भी अवॉइड कर सकते हैं। जी हाँ। हाँ सर, हम लोगों ने एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जी। जिसको हम लोग 60+ में रिकमेंड करते हैं, तो वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वो यस सबसे शेयर कर सर। सकते हैं, तो उससे सभी को बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू। और ये डॉक्टर अजय हैं यहाँ पे, डॉक्टर अजय नोएडा से। हेलो। डॉक्टर अजय। हाँ हाँ जी। भाई, वो नमस्कार। रामजी लाल तो आ नहीं पाए, आप ही समराइज करिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक हूँ। आगरा मानसिक चिकित्सालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से रिटायर हो गया हूँ और पिछले 6 सालों से मैं नोएडा में रह रहा हूँ। यहीं पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र के नाम से। अगर आज के प्रेजेंटेशन को हम देखें, आशीष जी के प्रेजेंटेशन को, तो इनका जो, जैसे अभी डॉक्टर सक्सेना पूछ रहे थे कि विटामिन की गोली दे दें और ये करें, उसमें कैसे डिसाइड करें, तो एक्चुअली डॉक्टर आशीष का जो एम्फेसिस है, उनका जो थॉट है या उनका जो वर्क है,
वो नेचुरल मिनरल्स पे है कि हम जो कुछ भी ले रहे हैं नेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं, और नेचुरल फॉर्म में सबसे बड़ी चीज है कि वो नुकसान नहीं करता है और उसकी ओवरडोजिंग नहीं होती है। वो जितना बॉडी में एब्जॉर्ब होना है होगा, बाकी मलमूत्र के रूप में बाहर हो जाता है। ठीक है, तो रिटेल नहीं करता है। जबकि केमिकल रूप में जो हम सिंथेटिक विटामिन लेते हैं, वो कहीं न कहीं हार्म भी करता है, इफेक्ट करता है, वो एक्युमुलेट भी होता जाता है कि एक लेवल के बाद फिर आप उसको रोकना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। तो डाइट में ऐसा नहीं है, ये मैं बोलना चाह रहा था। कुल मिलाकर के डॉक्टर आशीष का जो ये प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है, और आज के समय में हम लोग जो ये देख रहे हैं कि मिलेट्स की तरफ घूम गए हैं, 5 मिलेट्स की ओर घूम गए हैं। तो 5 मिलेट्स में चीजें बहुत ही बैलेंस्ड हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, तो वो हर तरह के एज ग्रुप के लिए सुटेबल हो गया है ना। तो ये रिकमेंड किया जा रहा है अभी, क्योंकि ये पुराने समय में ये चीजें यूज होती थी। बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, ये पुराने समय में अननोइंगली लोग यूज करते थे और हेल्दी रहते थे। अब उसको हम एज ए मेडिसिन और एज ए डाइट एडॉप्ट करते हैं, तब हम हेल्दी रहते हैं। तो ये हम लौट कहीं घूम फिर करके पीछे की ओर आ रहे हैं, जो कि हमारे पहले पूर्वजों को उसके चीजों का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से चल रहा था। अब उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है, डिमांड बढ़ गया है और उसकी बहुत सारी चीजें हम लोगों को मालूम हो गई हैं। ठीक है ना। तो बेहतर है कि हमको अपनी लाइफ स्टाइल, क्योंकि जो हॉस्पिटल बेस्ड पेशेंट ग्रुप है उसमें 80 हाँ, 80% पेशेंट्स के रोगों के पीछे कुछ न कुछ साइकोलॉजिकल पैथोलॉजी पाई जाती है, जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। अब मोटी सी बात है कि ये भी आ गया है कि कैंसर के जेनेसिस के पीछे भी साइकोलॉजी है, पेट की कोई प्रॉब्लम है तो उसके पीछे भी साइकोलॉजी है, स्किन को कोई प्रॉब्लम है तो उसके पीछे भी साइकोलॉजी है। तो हमको ये देखिए कि हमारा जो मेंटल वेलबींग है वो कितना जरूरी हो गया है अपने फिजिकल एलिमेंट्स को, इलनेसेस को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। तो हम लोगों को दोनों मिला करके काम करना चाहिए, जो कि डॉक्टर आशीष का जो अप्रोच मुझे लगा वो बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने क्लिनिक में भी पेशेंट्स को कुछ एक्सरसाइजेज, जैसे वॉकिंग हुआ, लाइट एक्सरसाइजेज हुए, लाफिंग एक्सरसाइज हुआ, उसके बाद माइंडफुलनेस एक्सरसाइज हुआ, ये मैं प्रिस्क्राइब जरूर करता हूँ और उनको बेनिफिट होता है। विद इन 2 से 3 डेज में बेनिफिट दिखाने लगता है उनको। तो ये टेस्टेड है। और आशीष जी को इतने अच्छे प्रेजेंटेशन, इतना अच्छा मेंटल फूड देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनको धन्यवाद। धन्यवाद यू सर। सर। ओके, तो बंद करें मोदी? और इसके बाद आपसे कहेंगे तो कुछ इसका हम लोग करंट टॉपिक आगे भी चाहिए होगा। आज की इस लेसन को लेते हुए सभी को धन्यवाद करते हुए आज का सेशन बंद करते हैं। अगले में फिर हम लोग जल्दी मुलाकात करेंगे, इसी आशा के साथ सबको मेरा धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार सर। और सर इन्हीं थैंक यू, थैंक यू। कर दे रहे